Okay, let us start with menstrual cycle. Menstrual cycle is the cyclic changes in the endometrium of primate females. ये साइक्लिक चेंजेस हैं प्राइमेट फीमेल्स के एंडोमेट्रियम में. अब ये प्राइमेट मैमल्स क्या होते हैं? प्राइमेट मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, एप, मंकी, लेम्यूर, टारशायर्स एंड लॉरिशस. तो इन सब प्राइमेट मैमल्स के एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनके एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस होते हैं पर वो डिफरेंट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल. तो यहां पर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स. ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल that occurs at puberty and that is known as menarche. तो the start of menstrual cycle at puberty is known as menarche. अब होता क्या है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, oogenesis में oogenesis starts before birth during embryonic life and when the fetus is 20 weeks old then all the oogonias are found and no more oogonias are added later on in life. सारे ओगोनिया 20 हफ्तों तक बन जाते हैं और नया ओगोनिया ऐड नहीं होता है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. यहां प्राइमरी फॉलिकल भी बन जाता है, ये बर्थ के पहले ही बन गया. मगर बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक इस प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज नहीं आता. अगर कोई प्रोसेस, कोई फिनोमिनन होता है तो वो होता है फॉलिकुलर एट्रीशिया. दैट मीन्स डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स. बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज नहीं आता. इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंडेंट है चेंजेस ऑन ओवरियन फॉलिकल्स पे. जब फॉलिकल में चेंजेस आएंगे तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करेगी और वो चेंजेस स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी पे, जब एफएसएच का लेवल बढ़ना चालू होता है या हम यूं कहें गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ता है. फॉलिकल में चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं. तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करती है प्यूबर्टी पे. बट एट द एज ऑफ अराउंड 50 years व्हेन द ऑल फॉलिकल्स आर एग्जॉस्टेड, 50 साल की उम्र तक ह्यूमन फीमेल्स में सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं. जब सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं तो कोई भी चेंजेस अब एंडोमेट्रियम में आकर नहीं करते और उसे हम कहते हैं मीनोपॉज. सो मीनोपॉज का मतलब हुआ कि when the menstrual cycle ceases at the age of around 50 years, that is known as menopause. उसे हम कहते हैं मीनोपॉज. अब ये फिनोमिनन समझते हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से होता है. एक रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अराउंड 28 डेज की होती है. थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, एक दिन कम या एक दिन ज्यादा, पर जब ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज और 29 डेज यू कुड से. यहां पर अलग अलग चीजें हमने मार्क की हैं. यूट्राइन में जो इवेंट्स हैं, ओवेरियन जो इवेंट्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स में जो इवेंट है और पिट्यूटरी हार्मोन का जो लेवल है, अलग अलग चीजें. यहां सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. हर फिनोमिनन इंटरडिपेंडेंट है. एक फिनोमिनन की वजह से दूसरा फिनोमिनन होता है. अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसको 4 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. कुछ ऑथर्स ने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है क्योंकि ओवुलेशन को फेज नहीं माना है. अगर ओवुलेशन को भी एक फेज माने, ओवुलेटरी फेज, तो 4 फेजेस हो जाएंगे. मेंसेस फेज नंबर 1 विच इज मेंस्ट्रुएशन. सेकेंड, follicular phase or proliferative phase. Third, ovulatory phase. And fourth, luteal or secretory phase. अब स्टार्ट करते हैं मेंसेस फेज से या मेंस्ट्रुएशन से. क्या होता है इसमें? ये दोबारा जब साइकिल चलेगी तो फिर से मेंसेस फेज आएगा. मेंसेस फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम
along with the lining of blood vessels. These endometriums, along with the lining of blood vessels, they broke off. ये टूट जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोस्टॉन का लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है. तो आप कह सकते हो ड्यू टू डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम along with the blood vessel breaks off. This is known as मेंसेस phase और menstruation. इसी को मेंसेस फेज या menstruation कहते हैं. ये मेंसेस फेज जो है 2 से 4 दिन तक की हो सकती है और इसमें क्योंकि प्रोस्टॉन का लेवल डाउन है, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाती, उसको मेंटेन करने का काम प्रोस्टॉन का होता है, वो टूट जाती है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स भी टूट जाती है. उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. नाउ अराउंड 30 to 50 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लोज इन ईच साइकिल. हर साइकिल में लगभग 30 से 50 मिलीलीटर ब्लड फ्लो करता है. दिस ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट. ये ब्लड क्लॉट बना लेता है. बट लेटर ऑन दिस क्लॉट इज डिसॉल्व्ड बाय अ फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन यूट्रस. So blood in menses never forms a clot. क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो है फ्लो किया वो क्लॉट बना लेता है, मगर उस क्लॉट को तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम, और इसी वजह से ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता मेंसेस फ्लूइड में, एंड इट फ्लोज आउट थ्रू वेजाइना. सो वी कैन सम इट अप एंड यू कैन राइट इट डाउन. मेंसेस फेज आप पहले हेडिंग डाल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसमें जो है नंबर 1 जो फेज है वो है मेंसेस फेज. इसको लिखते हैं पहले तो ये और क्लियर होगा लिखने से. लिखिए ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम ब्रेक्स ऑफ along with the lining of blood vessel. Around 30 to 50 milliliter blood flows in each cycle, which forms a clot. Full stop. Later on, this clot is dissolved by fibrinolytic enzyme. Later on, this clot is dissolved by fibrinolytic enzyme present in uterus. So, blood in menses never forms a clot. So blood in menses never forms a clot. Duration 3 to 4 days. This is the duration of menstrual cycle or menses phase, menstruation or menses phase. Now follicular phase. यहां जैसे ही गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ता है FSH का, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. ये प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करके चेंज करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, जिनके पास ज्यादा फॉलिकुलर सेल होती है और एक नई थीका मेम्ब्रेन भी बन जाती है. देन दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज चेंज इनटू टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिलेंट्रम, एंड द थीका लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू 2 लेयर, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. Here theca externa is marked by blue color and theca interna is marked by red color. पहले भी बता चुके हैं कि टर्चरी में एंट्रम आ जाता है और थीका लेयर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड कर जाती है. थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना वो फिब्रोब्लास्ट लाइक लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, जबकि थीका इंटरना वो स्टेरॉइडल इन नेचर होती है और इसीलिए वो स्टेरॉइडल हार्मोन का सीक्रेशन करती है, दैट इज ईस्ट्रोजन. सो द फंक्शन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल और द फंक्शन ऑफ थीका इंटरना ऑफ टर्शियरी फॉलिकल इज सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन. तो जैसे ही ये थीका इंटरना डेवलप्ड होती है टर्शियरी फॉलिकल में, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है. और अभी हमने पढ़ा इसी लेक्चर में कि जब ईस्ट्रोजन अकेले बढ़ता है तो वो गोनेडोट्रोपिन्स के अमाउंट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ वो GnRH के अमाउंट को भी बढ़ाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन.
तो ईस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वो FSH को और LH को दोनों को बढ़ाता चला जाता है। ईस्ट्रोजन बढ़ता गया, बढ़ाता चला गया। जैसे जैसे टर्चरी फॉलिकल डेवलप्ड होता है, ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ना चालू होता है, वो बढ़ता चला जाता है। और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन वो पॉजिटिव फीडबैक देता है फॉर द सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। LH और FSH का भी सीक्रेशन बढ़ता चला जाता है अलॉन्ग विद ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन बढ़ता गया, LH और FSH बढ़ता चला जाता है, और इसी फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज है। अब इसे प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों कहते हैं? ये जो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है कि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है, उस सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करके दिस ईस्ट्रोजन मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इट आल्सो कॉजेज द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये इसकी लाइनिंग को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ इसका प्रोलिफरेशन कराता है, मतलब एंडोमेट्रियम को बढ़ाता है। इसीलिए एंडोमेट्रियम अब रीग्रो करती चली जाती है और ब्लड वेसल्स भी ग्रो करती चली जाती है। इसीलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज कह रहे हैं, because in this phase proliferation of endometrium takes place। यहां proliferation होता है endometrium का, और ये फेज 4 से 14 दिन तक 4 to 14 डेज और 5 to 14 डेज तक रन करती है। क्योंकि मेंसेस फेज वो वेरी करती है फीमेल टू फीमेल में, दैट कैन अकर फॉर 4 डेज, दैट कैन ऑल्सो अकर फॉर 5 डेज। तो रफली 5 to 14 डेज तक ये फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज रन करती है। तो इसमें क्या होता है, मैं एक बार फिर से सीक्वेंस से बता देता हूं और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रोलिफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, फुल स्टॉप। एज द लेवल ऑफ FSH increases, it stimulates the growth of follicles. Primary follicle changes into secondary follicle and secondary follicle changes into tertiary follicle. Full stop. In tertiary follicle, theca layer differentiates into theca externa and theca interna. Theca externa has fibroblast-like cells, whereas theca interna has cells of steroidal nature. थीका इंटरना की जो सेल्स है उसका नेचर स्टेरॉइडल है और वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है ईस्ट्रोजन, उस पॉइंट को लिखते हैं। थीका इंटरना स्टार्ट सीक्रेटिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन, फुल स्टॉप। The rising level of estrogen act as positive feedback for the secretion of LH and FSH. So as the level of estrogen increases, the secretion of LH and FSH also increases. Full stop. अब फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन का वो लिख लेते हैं। Estrogen helps to repair the lining of endometrium. Full stop. It also causes proliferation of endometrium as it promotes cell division. ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी कराता है क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो सेल डिवाइड करते हैं और एंडोमेट्रियम बढ़ती चली जाती है, उसका रिपेयर होता है, ब्लड वेसल्स का रिपेयर होता है, ये सारा काम एस्ट्रोजन करता है।
अब नेक्स्ट फेज देखते हैं, दैट इज ओवल्यूटरी फेज। ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट पीक लेवल पर पहुंचता है तो LH और FSH के अमाउंट को भी या सीक्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, पीक लेवल पे बढ़ा देता है। when the secretion of LH increases at the peak level, that is known as LH surge। इसे हम कहते हैं LH surge, जब LH का अमाउंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ये जो LH हार्मोन है, इसके रिसेप्टर्स ग्राफियन फॉलिकल पे प्रेजेंट होते हैं। जब LH का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स को जाके स्टिमुलेट करता है और उनका रैप्चर करा देता है। रैप्चर होते ही उसमें से ओवम बाहर निकल आता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं, फिर आगे मैं डिस्क्राइब करता हूं। द पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन causes LH surge। LH stimulates the Graafian follicle and it ruptures, releasing the ovum। LH stimulates the Graafian follicle and it ruptures, releasing the ovum। This process is known as ovulation। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवल्यूशन। और ये मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में अराउंड होता है। मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, तब मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज अराउंड 14 डेज के आसपास होती है। यहां ओवल्यूशन 14 डे के अराउंड हो गया, ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया, ओवम बाहर लिबरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम, दैट इज ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी है जो सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दोनों का सीक्रेशन करती है, प्रोस्टॉन एंड ईस्ट्रोजन। यहां ग्राफ में दिख रहा होगा कि प्रोस्टॉन का सीक्रेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो गया जैसे ही ये रैप्चर किया और इसने कॉर्पस ल्यूटियम तुरंत बना लिया, ये 14 डेज के अराउंड ही। और थोड़ी देर बाद ईस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। तो कॉर्पस ल्यूटियम ये ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन दोनों का सीक्रेशन कराता है। अब ईस्ट्रोजन तो रिस्पॉन्सिबल थी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोलिफरेट करने के लिए, तो प्रोलिफरेट करती चली जाती है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन कर रहा है उसका क्या फंक्शन है? प्रोस्टॉन का फंक्शन होता है कि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। तो जहां ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का प्रोलिफरेशन कराता है, वही प्रोजेस्टेरॉन दैट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने में मदद करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ये बना और ये ग्रो करता चला गया, मैच्योर करता चला गया। जैसे ही मैच्योर करता चला गया वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता चला गया। अब यहां पर भी जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका बनना, उसका मैच्योरेशन और उसकी लाइफ, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं LH पे, क्योंकि LH के रिसेप्टर ग्राफियन फॉलिकल पे थे और ये कॉर्पस ल्यूटियम रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से ही बना है। तो होता क्या है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाता है, देन द LH इंड्यूसेस द रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। LH also maintains the lining of corpus luteum and it also stimulates the corpus luteum to secrete progesterone and estrogen। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना, उसका मैच्योरेशन कराना, उसकी लाइफ को मेंटेन रखना और उससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का सीक्रेशन कराना, ये सब जिम्मेदारी है किसकी? LH की। LH के सारे काम को कराता है यहां पर। अब
कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होता चला गया, ये अराउंड 7 डेज तक मैच्योर होता चला जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उसके बाद ये डीजनरेट करने लगता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। क्यों? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis अभी आपको बताया था, उसमें आपने देखा था ईस्ट्रोजन अगर अकेला हो तो LH FSH के अमाउंट को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। पर जब ईस्ट्रोजन प्रोस्ट्रॉन दोनों का सीक्रेशन होने लगता है साथ में, तो दे एक्ट एज नेगेटिव फीडबैक फॉर द सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। जब दोनों का साथ में सीक्रेशन होता है तो LH और FSH दोनों के सीक्रेशन को डाउन कर देते हैं। अब यहां ओव्यूलेशन के लगभग 7वें दिन पर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मैच्योर हो चुका है, काफी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोस्टॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर रहा है। ये जैसे जैसे ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन बढ़ते चले जाते हैं और LH FSH के सीक्रेशन को कम करते चले जाते हैं। यहां पे मैक्सिमम हो गए तो इन्होंने LH FSH के सीक्रेशन को एकदम कम करना चालू कर दिया। आप जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ मेंटेन करने वाला LH ही है। जब ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन ने LH के लेवल को डाउन किया तो कॉर्पस ल्यूटियम भी अपने को मेंटेन नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसको मेंटेन रहने के लिए LH चाहिए था। तो हम कह सकते हैं when estrogen and progesterone level increases, it decreases the secretion of LH and FSH. Due to decreased secretion of LH, corpus luteum is unable to maintain itself and it regresses or degenerates to form a white body known as corpus albicans. And this corpus albicans does not secrete estrogen or progesterone. तो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता। ओवल्यूशन से 7 दिनों तक ये मैच्योर होता है, फिर इसका रिग्रेशन चालू हो जाता है, डिजनरेशन चालू हो जाता है और अगले 7 दिन में ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो कि वाइट बॉडी है उसमें बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ 14 डे तो 7 और 7 14 डेज, ये 28वें दिन लगभग ये कॉर्पस ल्यूटियम वो कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोस्टॉन का सीक्रेशन वो रुक जाता है। जैसे ही प्रोस्टॉन का सीक्रेशन डाउन होता है ये एंडोमेट्रियम अपने को मेंटेन नहीं रख पाती और टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका फंक्शन है इट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो प्रोस्टॉन का लेवल डाउन होते ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने लगती है एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग है। यहाँ प्रोस्टॉन कम हुआ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी, साथ में ब्लड वेसल टूटी एंड दे फ्लोज आउट थ्रू वजाइना एंड दिस इज मेंसेस फेज। यही मेंसेस फेज होती है। तो जरा ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज को लिख लेते हैं। जो आप लिखेंगे पॉइंट वाइज तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा जो बातें मैंने बताई है, और उसके बाद उसे पढ़ेंगे बाद में रिवीजन के लिए तो और क्लियर होता जाएगा वो। तो ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज कहते हैं इसे क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सीक्रेटरी फेज कहते हैं क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन दोनों का सीक्रेशन होता है। ये सीक्रेशन वाली फेज है इसलिए सीक्रेटरी फेज कहते हैं। तो लिखिए ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज। यहां लिखिए द रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल changes into corpus luteum under the influence of LH. The ruptured graphene follicle changes into corpus luteum under the influence of LH. Full stop. LH maintains the life of corpus luteum. LH maintains the life of corpus luteum. And it also stimulates the corpus luteum to secrete progesterone and estrogen. Full stop. Estrogen is responsible for proliferation of endometrium, whereas progesterone maintains the lining of endometrium.
whereas progesterone maintains the lining of endometrium. Full stop. As the level of estrogen and progesterone increases, they act as negative feedback for the secretion of LH and FSH. So, the increasing level of progesterone and estrogen decreases the secretion of LH and FSH. Full stop. As the level of LH decreases, the corpus luteum is unable to maintain itself and it regresses to form a white body known as corpus albicans. Full stop. Corpus albicans does not secrete estrogen and progesterone. As the level of progesterone goes down, the lining of endometrium is unable to maintain itself. So the endometrium breaks off along with the lining of blood vessel, and this is the start of next menstrual cycle. And this is the start of next menstrual cycle. अब यहाँ पे 7 दिन कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता है, 7 दिन घटता है, तो सीधी सी बात है ल्यूटियल फेज वो हमेशा 14 to 28 डेज की तक ही चलेगी. इसका मतलब इस फेज का टाइम कांस्टेंट होगा, ये कभी वेरिएबल नहीं होगा. ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डेज की होगी. ल्यूटियल फेज हमेशा कितने दिन की होगी? 14. ये फॉलिकुलर फेज बदल सकती है, मेंस्ट्रुअल फेज में भी 1 आध दिन 2 दिन का फर्क आ सकता है, मगर ल्यूटियल फेज में कभी फर्क नहीं आता. ये हमेशा 14 डेज की ही होती है. अब यहाँ 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में अराउंड 14 डे पे वो ओव्यूलेशन हो रहा है. अब कुछ फीमेल्स में ये डेज ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, तो उनमें ओव्यूलेशन कब होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं. आप जरा एक क्वेश्चन करिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या डेटा है उसमें, उसको सॉल्व करिएगा और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा. अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 40 डेज की है, 40 डेज की है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा होगा? तो आपने पॉज करके आंसर निकाला होगा, सभी लोगों ने ट्राई किया होगा. अब आंसर बताने के पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या सोच के ट्राई किया होगा. कुछ लोगों ने गलत सोचा होगा, वो भी बताऊंगा. कुछ लोगों ने सही सोचा होगा और सही आंसर निकाला होगा, वो भी बताऊंगा. अब कई लोगों ने इसको ऐसे किया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में अराउंड वो ओव्यूलेशन होता है, तो 40 के मिड में 20 डेज आते हैं, तो 20th डे पे लगा दिया होगा, 20th डे पे ओव्यूलेशन होगा, जो कि गलत है. मैंने जो आपको पढ़ाया अभी, उसमें मैंने पढ़ाया है कि जब रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, तब उसके मिड में अराउंड 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है. अगर साइकिल 28 डेज की है तो वहां पर एकदम मिड में हो जाता है 14 डे पे. अगर वो 28 डेज की है तब, अब देखते हैं जो सही है वो क्या है. हमेशा मिड में नहीं होती, 28 डेज के संयोग से ये मिड में आ जाती है, फॉर्चुनेटली मिड में आ जाती है. मैंने एंड में जो पढ़ाया बताया उसी में हिंट थी इस क्वेश्चन की. क्या बताया था आपको एंड में? कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन बढ़ता है, 7 दिन घटता है, 7 दिन बढ़ता है, 7 दिन घटता है. ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डे की होती है, वो कभी ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है, कोई भी स्टेज वो बदल सकती है, कम ज्यादा दिन हो सकते हैं, मगर ल्यूटियल फेज इज कांस्टेंट, दैट इज फॉर 14 डेज. इसका मतलब ल्यूटियल फेज चाहे 40 डे की साइकिल हो, चाहे 100 डे की साइकिल हो, चाहे जो है साइकिल 20 डेज की हो, कितने भी डेज की हो, ल्यूटियल फेज कभी नहीं बदलती. वो उसका टाइम कांस्टेंट रहता है 14 डेज का. और ल्यूटियल फेज का टाइम कब शुरू होता है? ओव्यूलेशन से.
और कब खत्म होता है? जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है। ओवुलेशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब ओवुलेशन के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होने में हमेशा 14 डेज का अंतर होगा, ऑलवेज। इसका मतलब जितने दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके 14 डे पहले ओवुलेशन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, यहाँ डे खत्म हो जाएगा। तो ये अगर 40th डे है, 40 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बताई, यहां से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो रही है 40 डे के बाद 41 डे पे, तो इसका मतलब 40 से 14 डेज पहले ओवुलेशन हुआ होगा, क्योंकि ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज वो हमेशा 14 डेज की होती है। तो 40 माइनस जो है आप कर लेंगे कितना, 14, तो डे ऑफ ओवुलेशन आ जाएगा। 40 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 26। अब जिन लोगों ने आंसर 26 लगाया दे आर राइट, यहां बिल्कुल बीच में नहीं आए। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, अगर फॉर्मूले की हम बात करें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि डे ऑफ ओवुलेशन क्या होता है, तो वो हम फॉर्मूले से ही पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपको पता लगाना हो डे ऑफ ओवुलेशन, कौन से डे पे ओवुलेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल minus 14, because luteal phase is constant, that is of 14 days, that is always of 14 days. तो डे ऑफ ओवुलेशन पता लगा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे क्वेश्चन में 40 था और माइनस क्या कर दिया 14, तो जो ओवुलेशन का डे आया वो 26 आया। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, अब तो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, 30 डेज की, आप मुझे बताइए डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आ गया होगा। डे ऑफ ओवुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14, तो 30 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 60। देखिए 2 दिन यहां बढ़ गई तो यहां भी 2 दिन बढ़ गया, क्योंकि ल्यूटियल फेज वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कितने डेज का होता है, वो हमेशा 14 डेज का ही होता है। तो ये बात हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हमने ये भी बात की कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये तो एक क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बता देने के बाद बहुत आसान हो गया आपके लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मूला नहीं क्रैम करना है, हमें रीजन को समझना है कि रीजन क्या है, क्यों ये फॉर्मूला बना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किसी वजह से, किसी रीजन से डिराइव होता है, उसे क्रैम नहीं करना हमको। मैंने हमेशा कहा है आपको कि ज्योलॉजी वो क्रैम करने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, समझने की चीज है, क्योंकि आप समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। और आजकल जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आईक्यू बेस्ड होते हैं, समझने वाले होते हैं, फैक्चुअल बहुत कम होते हैं। नीट में जिसने ज्योलॉजी को समझा है वही कर पाता है, और ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा समझने वाला है, तभी इसके क्वेश्चन होते हैं, रट कर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या आते हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा वो आपको बता देता हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं आप सब कुछ लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये डायग्राम पे ही आएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं, ऐड किया है इन चीज़ों को, बाकी ऑलमोस्ट ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले ये हार्मोन के लेवल को पूछा जा सकता है। ये हार्मोन बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि एफएच पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, और एलएच बढ़ता जा रहा है ईस्ट्रोजन के बढ़ने से, फिर एलएच सर्ज आई 14 डे के जस्ट पहले। तो सिंपल सा ग्राफ बना के ABCD लिख के दे सकता है वो, और पूछा जा सकता है ये कौन सा हार्मोन है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो अगर आपने ये डायग्राम को समझ लिया है तो आप आसानी से बता देंगे कि A LH है, B FSH है, C ईस्ट्रोजन है और D क्या है, प्रोजेस्टेरोन। देखिए LH सबसे ऊपर है, LH सर्ज, उसके नीचे FSH, और 14 डे के जस्ट पहले LH और FSH का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है।
अगर आप ईस्ट्रोजन को पहचानना हो केवल एक बना के दे दे, ऐसे ग्राफ बनाए और बस ऐसे करके बना के दे दे ये क्या है, तो भी आप समझ जाएंगे। ईस्ट्रोजन देखिए 14 डे के पहले भी बढ़ा था, 14 डे के जस्ट पहले इसका पीक अमाउंट आया, पीक लेवल आया, पीक सिक्रेशन हुआ, उसके बाद फिर ये इंक्रीज हुआ जब कॉर्पस ल्यूटियम ने इसका सिक्रेशन किया। इसका मतलब ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन 14 डे के पहले वो थीका इंटरना कर रहा था और 14 डे के बाद कौन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब इस डायग्राम के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन ड्यूरिंग 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन करता है। तो 14 डे के पहले ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन थीका इंटरना ऑफ दिस टर्चरी और ग्राफिन फॉलिकल करता है और 14 डे के बाद ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। मगर प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन केवल कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट किया, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन खत्म। तो इसका सीक्रेशन केवल कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा क्वेश्चन यही जो बात कर रहे हैं वो बन सकता है कि कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। बल्कि ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब AIPMT था तो उसने पूछा था कि कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। और मजे की बात यह कि उसमें दोनों दे दिया था, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, LH, FSH, दो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, दीज टू ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट, कि उसने दोनों दिया था, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, LH, FSH। अब आप क्या लेंगे, तो ऑप्शन यहां पर हम टिक कर नहीं सकते, एक ही करना है। यहाँ पे आंसर जो था वो था प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है 14 डे के बाद, वो ना भी कराए तो प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है उसको मेंटेन रखने के लिए। प्रोलिफरेशन से ही कुछ नहीं होता, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ऑप्शन में आता है तो आपको प्रोजेस्टेरोन को टिक करना होगा, चुनना होगा। जबकि सही बात तो यही है कि कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, दोनों का सीक्रेशन यहां पर होता है। दूसरा यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन जो है इन फेजेस के ड्यूरेशन के बारे में हो सकता है। आपको बताया ड्यूरेशन केवल इसकी फिक्स है, इनकी फिक्स नहीं है। प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज द ड्यूरेशन में चेंज। जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा दिन का होता है तो सीधी सी बात है उसमें फॉलिकुलर फेज बड़ा होता है, क्योंकि फॉलिकल को डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है। जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कम डेज का होता है तो सीधी सी बात फॉलिकुलर फेज छोटा होता है। इसका मतलब उसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है। इसका मतलब जो ये डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फीमेल के फॉलिकुलर फेज पे डिपेंड करते हैं कि वो जल्दी हो रहा है कि देर से हो रहा है। और ये जो डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये बहुत आसानी से बिगड़ जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, ड्यू टू एक्साइटमेंट, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पेन। इन सब चीजों का असर इन हार्मोन्स के रिलीज पे पड़ता है, गोनेडोट्रोपिन्स पे पड़ता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से वो बिगड़ जाती है, उसके डेज बदल जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। रेगुलर साइक्लिक फीमेल्स में भी कभी कभार ये साइकिल इरेगुलर हो जाती है, मगर बाद में वो रेगुलर हो जाती है। इफ इट रिमेन्स इरेगुलर then in that case the female has to consult the doctor, otherwise ये थोड़ी बहुत चीजों से भी क्या होता है इसमें बदलाव आ जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने क्या क्या चेंजेस हैं एक बार बता देते हैं। ये यूट्रस में चेंजेस हैं इसलिए यूट्राइन चेंजेस लिखा हुआ है जैसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ये आप जान ही रहे हो ओवरियन हार्मोन्स, ये ओवरी में सीक्रेट होते हैं हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन या तो फॉलिकल सीक्रेट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम एंड बोथ आर फाउंड इन ओवरी, ये ओवरी में ही मिलते हैं। और ये पिट्यूटरी हार्मोन है LH और FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जिनका सीक्रेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो जो एस्पेक्ट हो सकते थे, जो जो क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सभी क्वेश्चंस को, सभी एक्सपेक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और इसे काफी समय दिया बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आए, एक से ज्यादा भी आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नीट इज कंसर्न, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ईस्टर साइकिल को।
ओके, ईस्ट्रस साइकिल। अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताते हुए इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि ईस्ट्रस साइकिल इज द साइक्लिक चेंजेस which occurs in non-primate females। हमने क्लास मैमेलिया पढ़ा था, उसमें प्राइमेट्स जो है वो एक ऑर्डर होता है और बाकी सब नॉन प्राइमेट होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो काव, शीप, गोट, हॉर्स, ये सब नॉन प्राइमेट फीमेल्स में आते हैं। तो ईस्टर साइकिल इज द साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ non-primate females। What are the differences between menstrual and Easter cycle? जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि in Easter cycle there is no menstruation at the end of this cycle। कोई menstruation नहीं होता, menses flow नहीं होता इसमें। ये एक डिफरेंस है ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देयर इज मेंसेस फ्लो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल बट देयर इज नो मेंसेस फ्लो इन केस ऑफ ईस्टर साइकिल। एक और बड़ा अंतर क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रन्स थ्रू आउट द ईयर वेयर एज ईस्टर साइकिल रन्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे ईयर चलती है लगातार, मगर ईस्टर साइकिल केवल ब्रीडिंग सीजन में चलती है। तो आप कह सकते हो इट रन्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये केवल ब्रीडिंग सीजन में रन करती है। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग मंथ में ब्रीडिंग सीजन आता है और उस ब्रीडिंग सीजन में ही ये ईस्टर साइकिल रन करती है, बाकी के टाइम में ये इनहिबिट रहती है, रन नहीं करती। जब ये रन नहीं करती, इनहिबिटेड रहती है, उस पीरियड को हम कहते हैं एनेस्ट्रम। ये क्या है? दिस इज सस्पेंशन ऑफ ईस्ट्रस साइकिल ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन। जो सस्पेंशन होता है ईस्टर साइकिल का वो रुकी रहती है, उसी को हम कहते हैं एनेस्ट्रम। अब क्या होता है ब्रीडिंग सीजन में? ब्रीडिंग सीजन में क्यों ये ईस्टर साइकिल केवल ब्रीडिंग सीजन में रन करती है? होता क्या है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ईस्ट्रोजन surge occurs which produces a strong sex urge in females and that is known as heat period. Due to increased level of estrogen, a strong sex urge in females is caused and that is known as heat period, and only in this heat period the female receives the male। इसी हीट पीरियड में फीमेल मेल को रिसीव करती है। और अगर एनिमल्स को ईस्टर साइकिल में भी ये दो तरह से डिवाइड करा जा सकता है एनिमल्स को। एक होता है मोनो ईस्ट्रस और दूसरा होता है पॉली ईस्ट्रस। तो नाम से आपको क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब सिंगल और पॉली का मतलब बहुत सारे। तो मोनो ईस्ट्रस जब केवल एक जो है हीट पीरियड अकर करता है ब्रीडिंग सीजन में, उसे हम कहते हैं मोनो ईस्ट्रस। व्हेन मोर देन वन हीट पीरियड अकर्स इन ब्रीडिंग सीजन दैट इज नोन एज पॉली ईस्ट्रस। तो एनिमल्स हैविंग सिंगल हीट पीरियड इन अ ब्रीडिंग सीजन आर नोन एज मोनो ईस्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डॉग, fox, bat, etc. And animals having more than one heat period in breeding season are known as polyestrous animals. For example, cow, sheep, squirrel,
रैट एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं पॉलीस्ट्रस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद ईस्ट्रस साइकिल। अब नेक्स्ट लेक्चर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी फर्टिलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन बर्थ, यही चीजें बचती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।